औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से आज हमने मदऊ किया है जनाब एजाज़ भट्ट साहब को, जो कि रेनाउंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के चैम्पियन हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ़ंड है। रिफ़ंड पे हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। एजाज़ भट्ट साहब ने इस पर बहुत काम कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजमेंट ली है। सेक्शन 170A, जब हम किसी कमिश्नर चीफ कमिश्नर से भी बात करते हैं कि 170A के अंदर साथ जनाब देखें हमें टैक्स पेयर को क्या राइट्स मौजूद हैं। तो कई बार तो मैंने कई सीनियर कमिश्नर्स के साथ जब मीटिंग की और बात किया तो उन्होंने कहा कि वो 170A कहता है कि हमें तो पता भी नहीं है। तो आज जब पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान फेसलेस पर जा रहा है और फेसलेस असेसमेंट की बात की जा रही है, बजट स्पीच में कानून फिनांस मिनिस्टर साहब भी करप्शन की बात कर रहे होते हैं और साथ साथ फेसलेस की बात कर रहे होते हैं जी कि अब हम FBR की करप्शन को ख़त्म करेंगे और फेसलेस का निज़ाम लाएंगे। सीक्वेंस में जब फाइफो को लाइनों में लगा के लोगों को लाया जा रहा है कि रिफ़ंड लें, और दूसरी तरफ उनको फिर कहा जाता है जी कि आप किसी अदालत का फैसला और FTO का फैसला ले आएँ तो हम आपकी लाइन तोड़ देंगे। तो ये आर्टिकल 25 की वैसे ही खिलाफ वर्जी है जिस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। और इसके बाद जब ये सारा काम कर भी लिया जाए, FTO साहब से हिदायत भी ले आए हम, तो उसके बावजूद भी FBR का महकमा रिफ़ंड के ऊपर हमें ऐसे ट्रेड करता है जैसे कि हम कोई खरात मांगने आए हुए हैं। और अगर खरात में भी FTO साहब का ऑर्डर यही होता है जी कि इनको एज़ पर लॉ इनका काम कर दिया जाए विदिन इतने दिन में, 45 दिन और 60 दिन। लेकिन जब ऑफिसर की मर्ज़ी है कि अगर वो रिजेक्ट करते रहे सब करते, रिजेक्ट करने का उसके पास मुकम्मल अख्तियार हासिल है। उसके बाद फिर अपील का फॉरम है, FTO ख़त्म। और अगर मैंने सब कराना तो उसके लिए फिर मुझे 20 से 25% परसेंटेज देनी पड़ती है। इसके ऊपर आज एजाज़ भट्ट साहब से हम बात करेंगे जी कि ये परसेंटेज का सिस्टम क्या है, कि फेसलेस असेसमेंट हो सकती है तो क्या फेसलेस रिफ़ंड प्रोसेस नहीं हो सकता। तो जनाब एजाज़ भट्ट साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिफ़ंड है क्या। रिफ़ंड बेसिकली मेरे अपने ही पैसे हैं, मेरा एसेट्स है जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया एडवांस टैक्स की शक्ल में, विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में, और ड्यू लायबिलिटी के बाद ओवर एंड अबव जो विद होल्डिंग टैक्स है वो मेरा राइट है। तो ये जैसे अभी FBR ने शुरू कर दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भाई अगर आपकी इस टाइम 30 फील्ड फार्मेशन हैं और हर फील्ड फार्मेशन एक टैक्स पेयर की कम अज़ कम 6 साल की इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की डिमांड निकाल सकते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई सिस्टम है कि आपने 6 साल की डिमांड अगर निकाल लिया है एक टैक्स पेयर की तो वो पहले साल की रिकवरी करेंगे, बाकी 5 को वेट करेंगे? गवर्नमेंट ने कोई जाके कहीं से चंदे नहीं मांगने, मेरे ही पैसे उनके पास पड़े हैं अमानतन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। और जो इनका एक विंग है रेवेन्यू डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, जिसका ऑब्जेक्ट है टैक्स कलेक्शन, टैक्स रिकवरी, असेसमेंट्स और उसके बाद ओवर पे टैक्स को वापस करना विदाउट इन्वॉल्विंग टू एनी लिटिगेशन। पाकिस्तान में रिफंड्स के जो केसेस हैं 99% लिटिगेशन आ रही है कि आपने ड्यू जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको वायलेट किया, सिर्फ इसीलिए कि आप अपने जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन रिपोर्ट्स है उसमें नेगेटिव की एंट्रीज़ नहीं करना चाहते। रिफ़ंड का मतलब है कि उस ऑफिसर, उस कमिश्नर, उस फील्ड फार्मेशन की नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो ये अमानत में ख़यानत कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का FBR विंग। इस चीज़ को रोकने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आप देखें कि आप कह रहे हैं टैक्स पेयर फैसिलिटेशन हो, बेस को ब्रॉड करें। जो मौजूदा टैक्स पेयर हैं वो अपने ही पैसे लेने के लिए आपका जो एक टैक्स एम्प्लॉई है उस कमिश्नर के आगे पीछे उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं। और अगर किसी तरीके से FTO की इंटरवेंशन या हाई कोर्ट की इंटरवेंशन से वो रिफ़ंड इशू करने का टाइम आए तो फिर उसको क्यू में लगा देते हैं, जी अब आप इंतज़ार करें, जब ये देग बढ़ जाएगी तो फिर आपकी बारी आएगी। ये पाकिस्तान का टैक्सेशन का निज़ाम ख़ास तौर पे जब आपने टैक्स पेयर को उसके अपने पैसे वापस देने हैं इंतहाई बेहुदा है और ये कॉस्ट कर रहा है स्टेट को। आपका रिफ़ंड कमिश्नर अगर रिफ़ंड को रोक रहा है तो अभी रिसेंटली एक जजमेंट्स में इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल ने कहा कि इनके पास क्या तरीक़ेकार हैं। यहाँ तो ये कह रहा है टाइम बार्ड है। भाई कभी भी कोई रिफ़ंड टाइम बार्ड नहीं हो सकता। इनको इतने सालों में ये नहीं समझ आ सकी अगर टैक्स डिमांड भी टाइम बार्ड नहीं हो सकती तो जो मेरे अपने पैसे हैं वो कैसे टाइम बार्ड हो गए। फिर ये क्लासिफिकेशन को चेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर जजमेंट है, ये लोग नहीं बाज आते, हर केस को लेके आगे जा रहे हैं। अभी इस साल में फ़र्स्ट टाइम अमेंडमेंट आई है और इन्होंने कमेटी बनाई है, रिव्यू कमेटी,
जो एवेल्यूएट करेगी हर अपील के ग्राउंड्स को। और तीसरा कि आप कह रहे हैं जी वेरीफाई नहीं हुआ। भाई अगर ए बी सी ने 1 2 3 सेक्शन में डिडक्शन किया, स्टेट के पास तो मेरे पूरे पैसे आए हैं, आपने लॉ की वायलेशन करते हुए सिर्फ अपनी ग्रेडिंग को वो इसको मैं ये कहूँगा कि ये टेम्परेरी चीट कर रहे हैं सिस्टम को जी, हमने नेगेटिव की मार्किंग नहीं करवानी अपनी, और वो जो ट्रस्ट मनी है उसकी वायलेशन कर रहे हैं। अब आते हैं कि ऑटोमेटेड रिफंड सिस्टम। अभी चेयरमैन साहब ने बड़ी तारीफ़ें की हैं कि हमने ये कर लिया। आप लोगों को ये बताएं कि इसमें से पेट्रोल के ऊपर आपने कितने पैसे रिकवर किए हैं, जो बजट आपने रिकवर किया है, और डायरेक्ट रिकवरी क्या है। ये डायरेक्ट अगर रिकवरी की एवेल्यूएशन की जाए तो ये बिलो ज़ीरो है। बिलो ज़ीरो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने डिमांड निकाली मल्टी बिलियंस की, आपने बैंक अकाउंट अटैच करके पैसे रिकवर कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपील की स्टेज में वो रिवर्स हो गया, तो जो आपकी लिटिगेशन कॉस्ट आई है मल्टी मिलियन, वो तो स्टेट ने दी है। जो ऑफिसर्स आपकी फील्ड फार्मेशन इन्वॉल्व हैं, जो एपलेट फोरम के लोग इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रांसलेट करें उनके टाइम को। अगर एक ऑफिसर एक डीबी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा दे रही है तो वो टैक्स पेयर मनी पे बैठे हुए हैं, आप तो -10 पे चले जाते हैं। और आप कर क्या रहे हैं, जो एट सोर्स डिडक्शन में पैसे इकट्ठे हो गए हैं उनको किसी ना किसी बहाने से डिले कर रहे हैं, पेंडिंग कर रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये एफबीआर के विंग के ऊपर कैटेगोरिकली उनसे कोई ये रिपोर्ट्स मांगे कि सिर्फ रिफंड्स के इशू के ऊपर एफबीआर की लिटिगेशन क्या है, लिटिगेशन कॉस्ट क्या है और उनका स्टांस क्या है। अगर आपने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 नहीं कर रहे हैं, तो भाई उन बंदों को आप रिमूव कर दें, सिस्टम को लेके आएँ। अभी अब बात आती है फेसलेस की। फेसलेस के ऊपर इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए हैं, असेसमेंट फेसलेस हो जाएंगी, ऑडिट फेसलेस हो जाएगा, अपील फेसलेस हो जाएंगी। भाई जो टैक्स पेयर का बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 24 में, उसके ऊपर आपको बात करते हुए किसी ने आगे से ब्लॉक कर दिया, या कोई मैजिक है कि आपने रिफंड के ऊपर फेसलेस की बात नहीं कर रहे। अभी तो आपने एक सिस्टम डिवाइस करना है। लॉ में 21 में 170A सब सेक्शन आ चुका हुआ है कि भाई आपने ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि अगर मेरा एट सोर्स टैक्स चार्जेबिलिटी से ज़्यादा है तो मुझे इमीडिएटली जैसे ही मैं बटन क्लिक करता हूँ टैक्स रिटर्न का, नेक्स्ट मोमेंट मेरे आई बैन में वो पैसे आ जाएं, क्योंकि स्टेट के पास ट्रस्ट मनी है। ये इसको जानबूझ के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कि फिर ये अपने आप को जो फेक परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं कि जी हमने ये रिकवरीज कर ली, वो बेसिकली रिकवरीज नहीं है, वो टैक्स रॉबरीज हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम के ऊपर रिफंड सिस्टम पे 2 साल पहले हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन की, और वहाँ पे आके एफबीआर का जो पॉलिसी विंग है, मेंबर पॉलिसी, उन्होंने कहा जी हम ये करने पे तैयार हैं, हमें $25 मिलियन चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उसके बाद से मल्टी टाइम्स ये डॉलर्स आए होंगे, वर्ल्ड बैंक ने दिया, IMF ने दिए, वो कहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने यहाँ गाड़ियाँ ले ली, यहाँ आपने अपनी रेनोवेशन करवा ली ऑफिस की। जो प्रोडक्टिव काम है, जो मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क की टैक्सेशन की बेहतरी का मतलब है कि आपके टैक्सेशन के निज़ाम में इंसाफ आ गया जब आप वापस देने की बात कर रहे हैं। रिकवरी के ऊपर तो जिस तरह की आपकी फ्रिवलेस असेसमेंट्स हैं, 100 रुपीज़ का टैक्स वहाँ जाके 0 या -1 हुआ होता है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कह रहे। आपने जो मेरे 10 रुपीज़ रोके हुए हैं उनके ऊपर +20 आपकी कॉस्ट लग रही है। इसकी इवैल्यूएशन आज तक कभी किसी ने नहीं की। हाई कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने समझा जी जब $25 बिलियन होंगे तो हम जाके एक्सप्लेन करेंगे। अभी मोस्ट रिसेंटली फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ज़फ़र हिजाज़ी साहब ने एक कंप्लेंट में इस इशू को टेकअप किया कि आप कस्टम्स में फेसलेस चीज़ें आई हैं, यहाँ पे आप कर रहे हैं। फेसलेस का मतलब है ऑटोमेटेड। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी टैक्स ऑफिसर टू एवेल्यूएट, टू जज और टू इशू और रिजेक्ट। अगर मेरे 100 रुपीज़ की डिडक्शन एट सोर्स हुई है और मेरी लाइबिलिटी 70 रुपीज़ है और वो वेरीफाई हो रहा है आपके सिस्टम से, 30 रुपीज़ मुझे नेक्स्ट मूवमेंट वापस मिलने चाहिए। असेसमेंट के लिए तो आपके पास 6 साल हैं। अगर वो गलत चले गए हैं, गलत जा ही नहीं सकते, चले गए वाला मामला नहीं है। जब आपने ऑटोमेटेड सिस्टम है वहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। रिफंड्स में आप हिस्ट्री उठा कर देखें, रिफ़ंड के जो बोगस केसेस हैं उसमें 51% शेयर एफबीआर के लोगों का है।
उनकी मर्ज़ी के बगैर आपकी पॉकेट से, आपके लॉकर से कोई बंदा कैसे फेक और जाली रिफ़ंड लेके जा सकता है। ये उसका भी ख़ात्मा होगा। और जो अभी इमरान भाई ने बात किया है 10%, 25%, 1/3, 50%, ये सारी स्कीम तो फिर ख़त्म हो जाएगी जब आपके बंदे का इंटरेक्शन ही नहीं होना। तो इसीलिए ये लोग कभी भी नहीं चाह रहे, ये 5 साल गुजरने के बावजूद, कि कोई ऐसा, ये ट्रांसपेरेंट है। फेसलेस का मतलब है ट्रांसपेरेंट सिस्टम, जहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। ना मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, ना आगे इशू करने वाले के पास कोई ऐसा चांस है कि मेरे 11 रुपीज़ को 110 बना दे या 11 को 1 कर दे। तो ये FBR के निज़ाम से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ना इनका कोई इंटरेस्ट है, ना उनकी कोई विल है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसको टेकअप करें और जो अमानत टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान, जो नॉन रेजिडेंट भी इधर काम कर रहे हैं, आप देखें लोग क्यों ये मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। भाई मुझे मेरे अपने पैसे वापस लेने के लिए आपने विद होल्डिंग के डिडक्शन के रेट्स इतने हाई रखे हैं जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से कई गुना ज़्यादा आपके पास पहले आ गया होता है। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट आपके लोग नहीं देते हैं तो कंडीशनल देते हैं, उसके साथ एडवांस टैक्स पहले आपने 2-2 साल का लिया होता है। तो वो इंटरवीन करें और रिफंड्स के लिए एक टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट बनाएं, जिनका असेसमेंट के साथ उस चीफ कमिश्नर के साथ कोई लिंक ना हो। इन्होंने हाई कोर्ट को, मैं कहता हूँ, चीट करने के लिए हर फील्ड फार्मेशन में कमिश्नर रिफंड बना दिया। भाई आज वो कमिश्नर रिफंड है, 6 दिन बाद वो जोनल कमिश्नर होता है, 7वें दिन वो फिर कमिश्नर लीगल में चला जाता है, 15वें दिन फिर वो किसी और जोन का कमिश्नर रिफंड बन जाता है। वो कैसे अपने हेड चेंज कर रहा है जब उसको पता है कि मेरी परफॉर्मेंस से रिफंड इशू करने से माइनस में जाएगी, वो कभी भी नहीं करेगा। फिर आपने मजाक बना दिया लॉ का। एक बंदा जिसका काम है कि रिफंड को प्रोसेस करना, इशू करना, उसको डुअल चार्ज दिया हुआ है कि वो दिन के आधे टाइम के ऊपर डिमांड क्रिएट करे और आधे टाइम के लिए वो कमिश्नर रिफंड है। तो ये असल में टैक्सेशन निज़ाम के साथ ये भयानक मजाक कर रहे हैं और लॉ को तो ओपनली वायलेट कर रहे हैं। आप सिर्फ 170A को इम्प्लीमेंट कर दें, आपकी लिटिगेशन कॉस्ट ज़ीरो पे आ जाएगी। भाई अब आपका पूरे का पूरा एक फील्ड फार्मेशन, एक इंस्पेक्टर से लेके AC, DC, एडिशनल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, मेंबर लीगल, वो एक 10 रुपये के रिफंड के पीछे FTO के पास जाके जवाब दे रहे होते हैं। वो टाइम, हमारे टैक्स पेयर मनी का टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने वहाँ जाकर कह दिया जी हम रिफंड इशू कर देंगे एज़ पर लॉ। और FTO साहब को भी इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। भाई आपने कितनी दफ़ा कहना है कि अब कर दो, अब इशू कर दो। आपके पास अगर हर फील्ड फार्मेशन से कोई केसेस आ रहे हैं, आप उस चीफ कमिश्नर को बुलाएं और उसकी रिफ़्रेशमेंट, उसकी कोई वो कोर्स करवाएं डॉट में जाके कि आपने लॉ को कैसे वायलेट कर रहे हैं कि एक ही इशू के ऊपर हमारे पास बार बार मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स आ रहे हैं। लॉ ऑफ प्रेसिडेंट किसी जगह के ऊपर तो आप सेट कर लें। जी इमरान साहब। जी आपने बड़ी प्यारी बात की है। इसमें आप क्या तजवीज़ देंगे कि किसी ऑफिसर के ख़िलाफ़ अगर 10 केसेस में FTO साहब माल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर कर दें तो उसके लिए दोबारा ट्रेनिंग कंपलसरी ना करवा हो जाए? FBR इस बारे में क्यों नहीं सोचता हो रहा कि हो जाए तो क्या माल एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा हुआ करेगी? फिर क्या टैक्स पेयर्स को एक रिलीफ मिल सकता है? इस बारे में आप अपनी राय दें। जी, ये इसी इशू के ऊपर FBR का एक सर्कुलर है 1994 में। वहाँ उन्होंने कहा था कि अगर 5 असेसमेंट्स कोई अथॉरिटी डिक्लेयर कर दे कि पेटेंट इलीगल हैं तो वो मिसकंडक्ट है। सिवाय ये 79 ईयर की हिस्ट्री में एक टैक्स ऑफिसर के किसी बंदे के ख़िलाफ़ वो सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। वो भी एक FTO के पास एक केस मैं लेके गया तो उन्होंने उस ऑफिसर को डॉट भेजा कि वो अकाउंटिंग और टैक्सेशन की दोबारा पेपर दे, लेकिन हुआ क्या, वो वैसे के वैसे ही है। यहाँ पे अब उसके बाद आज तक टैक्स ऑम्बड्समैन के फोरम ने कभी ये जहमत नहीं की कि वो देखे कि हमारे पास जो इशू आ रहे हैं मैं जस्टिस प्रोवाइड करूं, मैं रिलीफ देने के लिए नहीं बैठा हुआ। इसके ऊपर एक डिटेल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि जस्टिस क्या है और रिलीफ क्या है। असल में जो ये फोरम है उसका काम है कि वो जस्टिस दे। जस्टिस सिर्फ टैक्स पेयर को नहीं है, वो टैक्स मशीनरी को है, पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को है। आप एक फील्ड फार्मेशन से आपने देखा कि एक बंदा, उसकी ऑब्लिगेशन है 60 डेज़ में रिफ़ंड इशू करना, वो नहीं कर रहा। आप कहते हैं जी अब इशू कर दो रिफ़ंड एज़ पर लॉ। भाई वो तो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ
एक कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट कोई भी उसे करवा लेगी। जो उसने डिले किया है वो उस चीज़ का खमियाजा उसको भुगतना चाहिए। उसने डिले स्टेट की कॉस्ट पे किया है और आपकी कॉस्ट भी स्टेट ही बेयर कर रही है। आपका जो सेटअप है टैक्स ओम्बड्समैन का, अल्टीमेटली टैक्स पेयर के पैसे से सारा हो रहा है। अब आपने कहा जी हमने अब स्मॉल रिफंड्स बना दिए हैं, बिग रिफंड्स बना दिए हैं। रिफंड्स के ऊपर आप कोई ऐसा डिसीजन लें या इसी को इम्प्लीमेंट करवा दें फेसलेस को, आपका बर्डन कम होगा और आप जस्टिस की तरफ आएंगे। सबसे ज़रूरी है असेसमेंट एपलेट वर्क से भी ज़्यादा कि जो 170A है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और फेसलेस लेके आए। ना मुझे पता है कि पीछे कौन है, ना उसको पता है कि मैंने क्या करना है। सिस्टम बेस्ड एवेल्यूएशन के ऊपर 0% चांस है कि स्टेट को कोई लॉस हो या मैं कोई फेक और फ्रॉडुलेंट रिफंड क्लेम कर सकूं। अच्छा सर, एक तो आपने ये सारी बातें हमारी हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं हट के बात करूँगा एक मुख्तलिफ एंगल से। हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं और कहते हैं जी कि आप सर पब्लिक मनी पे आप बैठे हैं और आप हमारा काम क्यों नहीं कर रहे। आगे से उसका जवाब होता है जी कि बताएं आपने क्या टैक्स जमा कराया और मेरा टैक्स क्या जमा हुआ है, पहले इसको कंपेयर करें। पब्लिक मनी कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ और आप दे रहे हैं। सैलरी क्लास ने 550 मिलियन पिछले साल 1300 बजट मिलियन के बजट 1400 मिलियन के बजट में से 550 बिलियन जो है वो तो सैलरी क्लास दे रही है। तो सैलरी क्लास तो वो समझती है कि जी इस मुल्क को तो हम चला रहे हैं, टैक्स पेयर मनी तो हम दे रहे हैं। तो क्या हमें गवर्नमेंट की तरफ से अगर एसी मिल गया है और अगर काम नहीं भी करेंगे, हमारी कारें और जो कहते हैं कि जी के बच्चों को लेकर घूम रही होंगी। अब इन्होंने जितनी भी कारें दी हैं इसमें ट्रैकिंग का सिस्टम भी लगा हुआ है। अभी पिछले दिनों मुझे पता लगा जी कि किसी ऑफिसर को चेयरमैन साहब ने ट्रेस करना था, तो उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी को ट्रेस किया जाए वो कहाँ बैठी है। उन्होंने जी को फलां जगह पे पब्लिक प्लाजे में पार्किंग एक शॉपिंग मॉल में खड़ी है। उन्होंने कहा जी कि फ़ोन करें जी। फ़ोन किया, आप कहाँ बैठे हैं? उसने कहा मैं अपने दफ्तर बैठा हूँ। आपकी गाड़ी कहाँ है जी? वो गाड़ी तो ड्राइवर के पास है। अच्छा जी, ड्राइवर का नंबर दें। ड्राइवर का नंबर दिया, उससे रब्ता किया। उसने कहा जी मैं बीबी साहिबा को बच्चों को शॉपिंग करा रहा हूँ। उसने कहा गाड़ी ऑन है ऑफ है? उसने कहा ऑन है जी। गाड़ी क्योंकि ऑन है, बीबी साहिबा अंदर गई हैं, 2 घंटे बाद जब आएंगी तो गाड़ी ऑन होनी चाहिए। तो क्या आप नहीं समझते कि जो 550 मिलियन क्लास दे रही है तो उनका राइट नहीं है कि वो मुल्क के कुछ वसाइल को इस्तेमाल भी कर सकें? देखें, इसके 2 इशू हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आपने अगर अपने एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी दी है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, FBR का या कोई और है, वो ह्यूमन एलिमेंट है। सर टैक्स तो वही दे रहे हैं, वो क्लेम करेंगे 550 मिलियन टैक्स तो हमारा है। हमें आप कैसे कहते हैं पब्लिक मनी पे बैठ के हम इंजॉय कर रहे हैं? ये तो हमारा राइट है। वो बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने बात किया है कि मिस यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स। सर वो तो उनका राइट क्लेम कर रहे हैं। मैंने वही बात कर रहा हूँ ना, वो मिस यूज़ इसलिए नहीं है कि जब आपने एक बंदे को एक फैसिलिटी देते हैं, उसने अगर अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में उसकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो वो उसका राइट है। अगर वो घर से आएगा तो घर जाके भी वो उसको यूज़ कर सकता है। असल चीज़ है कि जो आपकी ड्यूटी है, अगर हम स्पेसिफिकली FBR के एम्प्लॉयज़ की बात करें, उनकी ड्यूटी है कि जो ड्यू टैक्सेस हैं वो रिकवर करें, स्टेट को कोई लॉस ना हो, और जो ड्यू रिफंड्स हैं वो विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी ऑन लिटिगेशन वो टैक्स पेयर को वापस मिलने चाहिए। ये काम नहीं कर रहे, ना वो ड्यू टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ना वो जो ड्यू रिफंड है उसको विदाउट लिटिगेशन कॉस्ट इशू करने के लिए इंटरेस्टेड है। ये बाकी छोटी चीज़ें हैं, उनको सहूलतें देनी चाहिए, काम कर रहे हैं। असल चीज़ है कि आपने SOP बना दिए हैं कि जी ये पर्सनल है। आप देखें प्राइवेट सेक्टर में 2 गाड़ियों का कॉन्सेप्ट क्यों था कि एक आपके पर्सनल यूज़ के लिए, एक बिज़नेस यूज़ के लिए है। फैसिलिटी देते हैं ना, पर्सनल का मतलब है आप घर जाएंगे तो ये यूज़ करें, उसकी कैपेसिटी चेंज हो सकती है। अब अगर आपने एक दे दी है, वो पर्सनल भी यूज़ कर रहा है, वो कोई जुर्म नहीं है। असल जुर्म वो है कि जो उसकी ड्यूटी है वो पूरी नहीं कर रहा, जो उसकी ऑब्लिगेशन है अंडर FBR एक्ट और जो फिजिकल लॉज उसको बता रहे हैं वो नहीं पूरा कर रहा। वो टॉप से बॉटम तक रिकवरी के ऊपर है, और रिकवरी भी ऐसी जिसकी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन उस रिकवरी को -5 में ले जाती है, किसी जगह -10 है। और रिकवरी आ कहाँ से रही है? आपने सिस्टम डिवाइस कर दिया है। हर स्टेज के ऊपर विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, और क्लेमेंट सारे लोग नहीं हैं जाके जो क्लेम कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो आपकी विंडफॉल इनकम है। पाकिस्तान में तो ये 25 करोड़ हर बंदा किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई टैक्स दे रहा है। तो इसलिए वो और चीज़ है कि अगर उसको मिस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने SOP बनाएं, भी उसको रेगुलेट करना है जो अदारा है।
हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं स्टेट की, कि स्टेट का जो हेड है उसको चीज़ें क्लियर नहीं बताई जा रही कि सिस्टम क्या है। लोग तंग हो रहे हैं तो जा रहे हैं, और लिटिगेशन कॉस्ट सिर्फ इसीलिए है कि मैंने ड्यू शेयर, जो ड्यू उसका राइट है वापस नहीं करना, तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने अगर इतनी देर में लिटिगेशन किया और एंड रिजल्ट वही आया जो उसका 10 रुपीज़ का क्लेम था, वो तो हमने दिया, उसके ऊपर 171 में कंपनसेशन भी लोग क्लेम करते हैं। कई लोगों को ये डरा के नहीं देते, लेकिन जो कॉस्ट आ गई है वो कंपनसेशन से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़रूरत है कि हम इसको रियलाइज़ करें कि जो रेवेन्यू डिवीजन ऑफ पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को किस हद तक नुकसान पहुँचा रहा है। बाकी ये जो ऑफिसर्स यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं, इसको रेगुलेट FBI ने खुद करना है। जी सर, अब थोड़ा सी मैं बात करूँगा एसेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। तो क्या ट्रैकिंग कारों की जो आई हुई है FBR के पास, ये उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है जी कि जो भी आप एक्सपेंस करेंगे, जो भी एक कौमी इदारा कोई अपने रिसीव करेगा अमाउंट्स और एक्सपेंस करेगा तो ये पब्लिक करेगा। तो क्या ये FBR ने अपने फंड्स वगैरह को आज तक पब्लिक किया है? इवन के जो इनका 1 रुपये जो एक एलाइट बैंक में पर्सनल अकाउंट में लेके जा रहे हैं, जिस पर हमने कई प्रोग्राम कर दिए हैं, लेकिन आज तक किसी हुकूमत की कान में जू नहीं रहेंगी कि जी कि वो 1 रुपया भी क्या वो पब्लिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की 2017 की क्या उस क्लास में वो अमाउंट जो पब्लिक एक ऑर्गेनाइजेशन जो इनका एक वेलफेयर इदारा है FBR का, जो कि एसोसिएशन बनी हुई है, प्राइवेट एसोसिएशन है, तो क्या वो जो उसमें जा रहा है, तो ये सारे एक्सपेंस, कारों के एक्सपेंस और ये जो 1 रुपये पर POS पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो दुकानों से इकट्ठा करके अरबों रुपए हर महीने FBR लेके जा रहा है, जिसे अवार्ड दे रहे हैं, तो उसके बारे में सर सिर्फ पब्लिक इन्फॉर्मेशन करने की हद तक मैं आपकी ओपिनियन लूँगा कि जी के होनी चाहिए। तो किस फॉर्म से, किस जगह पे हम उनको लेटर लिखें ताकि वो पब्लिक करवा सकें? जी, ये जो पब्लिक फंड्स का यूटिलाइजेशन है, ये पब्लिक का राइट है। हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान FBR का एक फोकल पर्सन है अंडर राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2017। आप फोकल पर्सन को रिक्वेस्ट करेंगे ये वाली चीज़ें हमें चाहिए। एक्सपेंसेस किसी भी नेचर के हैं, अल्टीमेटली वो टैक्स पेयर मनी से जा रहे हैं। आप उनकी सैलरी का पूछ सकते हैं, बेनिफिट्स का पूछ सकते हैं, पर्स का पूछ सकते हैं, रिवार्ड्स का पूछ सकते हैं, यूटिलाइजेशन है, इनफ्लो आउटफ्लो पूछ सकते हैं जो AG से लहदा आ रही हैं। एक अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं सैलरीज, कोई रिवार्ड जो खुद भी मैनेज कर रहे हैं, हर चीज़ पूछी जा सकती है। फोकल पर्सन अगर वो जवाब ना दे तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो चेयरमैन FBR है, और अगर वो भी विदिन 10 वर्किंग डेज जवाब ना दे तो हमारे पास ये फेडरेशन का अदारा है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील का राइट है विदिन 30 डेज़, और अगर वो सेटल कर दे तो FBR बाउंड है देने की, और अगर वो किसी वजह से करे फिर आपके पास रिट जुरिस्डिक्शन है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। चीज़ यही है कि ये एक्सपेंडिचर्स सारे पब्लिक डोमेन में ओपन होने चाहिए, सैलरीज़ के लिए भी, और ये पीछे इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका हुआ है। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सैलरीज़, उनके एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल पब्लिक हो चुकी हुई हैं। ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर्स किए हुए हैं इसके ऊपर। चलें सर, इसमें आखिर में हम आखिरी बात मैं करूँगा, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, एक तो मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि इसमें FBR का जो फोकल पर्सन है वो पहले दिन से ही मेंबर फैसिलिटेशन था, उसका नाम बदल दिया, फिर पब्लिक रिलेशन कर दिया गया, आप इसका नाम फिर बदल दिया गया है। एक खातून है जो एक मेंबर है इस वक्त, आप अगर उनकी FBR की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो पब्लिक रिलेशन था उसका एक नया नाम जो है वो पता लग जाएगा। आपने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इसका फॉर्म नहीं है। 2017 से पहले एक फॉर्म हुआ करता था जिस पर पूछना होता था आपने कि जी के बताना होता था कि आप किस पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फॉर्म नहीं है, किसी सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है। पहले इसकी 50 या 100 रुपये फ़ीस भी थी, अब वो भी फ़ीस नहीं है। आप एक लेटर लिखेंगे, मेंबर साहब जो भी हमारे उधर साहब हैं, रसाइबा हैं, और वो आपको 10 दिन के अंदर पाबंद है इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सर मैं आपसे कहूँगा जी कि अब जितने भी लोगों के ख़िलाफ़, ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ माल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हो गई है, तो क्या FTO साहब को हम दरख्वास्त करें, चेयरमैन साहब को, फोकल पर्सन को दरख्वास्त करें कि वो पब्लिक करें, हमें वो पब्लिक चाहिए। हमें पता होगा जी कि जो कमरान हैदर साहब हैं, इकबाल शमसी साहब है, कोई भी शख्स है जो FBR का एक बहुत ही ऐसा अफसर है जिसको पिछले साल 20 अवार्ड दिए गए हैं, तो उस शख्स को अब तक कितने उसके जो जूनियर्स हैं, सेक्शन 210 पढ़ लें, 210 कहता है जी कि अगर किसी उसके जूनियर को भी अगर माल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया गया है तो वो बेसिकली कमिश्नर साहब को ही
नाम में जाती है उसका ही खाना उसके ही यहाँ पर कंधे पे जाएगी जी कि कमिश्नर साहब अपनी सुपरविजन में सही काम नहीं करवा सके। अगर ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर डीम टू बी पास बाय द कमिश्नर है तो माल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश बाय ऑन द ऑफिसर DCIR, ACIR, IRO इंस्पेक्टर इज आल्सो कंडक्टेड बाय द कमिश्नर होगी। तो हम इसको किस तरह पूछें कि इन लोगों से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन ये जितने भी है वो बाय नेम मिल जाए। जी मैं आपको बताता हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगनी है। ये ज़फ़र एजाज़ी साहब ने फ़र्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने हर ऑर्डर को पब्लिक कर दिया है। आप देखें जितने भी ऑर्डर पास हो रहे हैं एक सर्टेन टाइम के लिए वो आपको अवेलेबल होंगे, चाहे वो एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, क्लोज़ कर रहे हैं, उसमें मेल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हुई नहीं हुई। हर ऑर्डर जो FTO के फोरम से इशू हो रहा है हर दिन वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। आपको कहने की कुछ ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ शाम को बैठ जाएं और देखें आज के क्या ऑर्डर्स आए हैं। और जितने ऑर्डर्स में 90% ऑर्डर्स में इनकी फाइंडिंग्स होंगी कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हो गई है। वो ऑर्डर्स आप इकट्ठे करें, फील्ड फार्मेशन आपके पास मौजूद है। आगे आपने जाना है उस फील्ड फार्मेशन के चीफ कमिश्नर के पास, फिर मेंबर ऑपरेशन के पास जाएं, मेंबर एडमिन के पास जाएं कि ये ऑर्डर है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ से आप शुरू करें। वहाँ एक अदारा है वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करेगा कि कोई नाम है या नहीं। यहाँ तो आप एक बार लेवल के ऊपर मूव करें कि FTO के पास जो कंप्लेंट्स आएँ वहाँ पे जिस बंदे ने इनजस्टिस किया है उसका नाम आप लिखें। सीट तो आप लिखेंगे, चीफ कमिश्नर का नाम लिखें, हेड है जो फील्ड फार्मेशन का, कंसर्न कमिश्नर उसका सुपरवाइजरी हेड एडिशनल कमिश्नर और जिस असेसिंग ऑफिसर ने किया है वो फिर चीज़ें इस तरह ट्रेल में आएंगी कि आप नाम के साथ करें। जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो FTO साहब भी अपने SOP में चेंज लाएं, क्योंकि वो अदारा एपलेट फोरम नहीं है। अगर वो इन जस्टिस को जस्टिस करने के लिए आया तो बंदों को भी हाईलाइट करे। ये आप इनिशिएटिव ले सकते हैं मुल्तान टैक्स बार से, पाकिस्तान टैक्स बार से। और मैं समझता हूँ कि हिजाजी साहब ये एक अच्छी प्रपोज़ल है, इसको ऑन करेंगे और अपना जो फॉर्म है उसमें अमेंडमेंट कर देंगे। वैसे भी अभी ये ऑनलाइन एक आता है कि भी असेसिंग ऑफिसर कौन है, हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। आप वहाँ पे नाम लिखना शुरू कर दें, एक उनकी तरफ से बाइंडिंग आ जाए कि आपने नाम भी लिखना है। अगर वो ट्रांसफ़र भी हो जाए तो वो जो जुर्म है, इन जस्टिस एक जुर्म है, बोनाफाइड एप्लीकेशन ऑफ लॉ जुर्म नहीं है। आपने फिजिकल क्राइम किया है, स्टेट के साथ रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ से एक डिमांड क्रिएट कर दी है और टैक्स पेयर के साथ उसको बर्डन कर रहा है और टैक्सेशन सिस्टम को बर्बाद किया है। तो वो ऐसे ही अनटच नहीं जाना चाहिए। आप उसको पूछें कि आपने ये क्यों किया। जब आपने एक दफ़ा इस्टेब्लिश कर लिया मेल एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने इस्टेब्लिश किया कि वो फाइनेंशियल टैक्स क्राइम कर रहा है। जी जी ये बहुत अच्छी तजवीज़ आज हमारे डिस्कशन में सामने आई है कि FTO साहब के फॉर्म में बाय नेम का भी ऑप्शन होना चाहिए कि कमिश्नर और जो मुतलका ऑफिसर है, चाहे वो IRO है, DC है, एडिशनल है, ACIR साहब हैं, उनका नाम होना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी ऑफ़िस को इसमें लेके आते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि ऑफ़िस बाद में हो सकता है कि कोई भी शख्स बैठा हो जो 2 साल बाद उस इवेंट से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। तो जब बाय नेम कंप्लेंट होगी और बाय नेम ट्रैकिंग होगी और हिस्ट्री बनेगी तो इसमें हमें बड़ी आसानी होगी। जिस तरह FTO साहब के फॉर्म में RTO और LTO सेलेक्ट करने का ऑप्शन मौजूद है, इसी तरह तमाम ऑफिसर्स के भी नाम होने चाहिए जहाँ पर हम नाम लिखें और नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन का ये होगा जी कि उसकी जो इंडेक्सिंग होगी, ट्रैकिंग होगी और डाटाबेस बनेगी FTO साहब के रिकॉर्ड में, वो सर्च करने में आसानी होगी। नाम की स्पेलिंग लिखते हुए जब गलती हो जाएगी तो प्रॉब्लम रही होती है कि जो इंडेक्सिंग नहीं होती। इसके साथ ही हम FBR को भी दरख्वास्त करेंगे कि FBR जिस कंप्लेंट में एक रेड पेपर लग सकता है कि एक माल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी कंप्लायंस इतने दिनों में FTO साहब के ऑर्डर की उस मुतलका कमिश्नर ने ऑफिसर ने करनी है, तो उसकी लिस्ट को एक अलहदा नंबरिंग इंडेक्सिंग की जाए ताकि वो पब्लिक की जाए, ताकि हमें पता हो जी कि जो हमारी पब्लिक मनी पर जो अगर उनका क्लेम है जी कि वो हमारा ही टैक्स का पैसा है जो हमारी सैलरी से कट रहा है, लेकिन कम से कम पता तो हो जी कि किस शख्स की कितनी परफॉर्मेंस है और उसको कितने रिवार्ड जो चेयरमैन FBR है वो रेवेन्यू की तरफ बांट रहे हैं। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहेंगे। मोहम्मद इमरान गाजी, चेयरमैन एजुकेशन कमेटी, और वैसे भट्ट साहब
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।